मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो आज से हम लोग जो है साक्ष्य विधि का डायरेक्ट पढ़ेंगे और जानेंगे कि साक्ष्य विधि को कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहला फैक्ट जो साक्ष्य विधि में याद करना है, अक्सर पूछा जाता है कि साक्ष्य विधि में जो है क्या है, मतलब 11 अध्याय है। साक्ष्य विधि में 11 अध्याय है, ठीक है ना, और 167 धारा है। पहली बात तो आप लोग याद कर लीजिए, साक्ष्य विधि में जो है 11 अध्याय है और 167 धारा है। दूसरी बात यह याद कर लीजिए कि सर स्टीफन जेम्स इसको लिखा था, ठीक है ना। सर स्टीफन जेम्स ने इसको लिखा था, या दूसरे शब्द में कहें सर जेम्स फिटज जेम्स ने इसको लिखा था, ठीक है ना। दो नाम इसको आप याद रख लीजिए, एक ही लोगों ने लिखा, इनका दो नाम, जैसे एक ही नाम है ये लेकिन दो तरीके से लिखा जाता है, तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो साक्ष्य अधिनियम है, जो एविडेंस एक्ट है, वह क्रिमिनल और सिविल दोनों लॉ पे लागू होता है। साक्ष्य एक्ट जो है, साक्ष्य अधिनियम जो है, क्रिमिनल और सिविल दोनों एक्ट पर जो है वह लागू होता है, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल दोनों पर यह जो है लागू होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना, क्योंकि लॉ एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आप इसको समय देना पड़ेगा समझने के लिए और पढ़ने के लिए, तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है। बियर एक्ट आप भी पढ़िए, अलग से पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़िए, तो आपको सुनते सुनते बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो यह जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। 1872 का अधिनियम संख्यांक 1, 1872 का अधिनियम संख्यांक 1 15 मार्च 1872 को जो है यह अधिनियमित हुआ था, और जो है 1 सितंबर 1872 को जो है ये लागू हुआ था, ठीक है ना। 1 सितंबर 1872 को जो है ये लागू हुआ था, यानी कि प्रवृत्त हुआ था, ठीक है ना। चलिए, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना इसका समाचीन है। अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है, ठीक है ना। साक्ष्य विधि का 3 अर्थ है। उद्देश्य इसका ये है, समेकन, जो बिखरे हुए चीज़ है उसको समेट लेना। समेकन का मतलब होता है समेटना। इसकी परिभाषा, जो अन्य चीज़ें, इसकी परिभाषा क्या दी हुई है, और संशोधन, ठीक है ना। समय समय पर संशोधन भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती जाएंगी। संक्षिप्त नाम और विस्तार, धारा 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है, आप एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। 3 भाग में, भाग एक जो है, भाग एक जो है, इसमें 2 अध्याय हैं, ठीक है ना। और यह जो है धारा 1 से लेकर के 55 तक है, भाग 1, याद कर लीजिए। भाग 2 जो है यह सबूत है, ठीक है। भाग 2 जो है सबूत है। अध्याय 3 से 6 तक इसमें है, अध्याय 3 से 6 तक, यानी कि धारा 56 से लेकर के 100 तक है, ठीक है ना, 100 तक है। और अध्याय 3 जो है साक्ष्य पेश करना और उसका प्रभाव, ये अध्याय 7 से 11 तक है। और धारा जो है 101 से 167 तक है। अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अध्याय 1 जो है ये तथ्य की सुसंगति है। अध्याय 1 जो है तथ्य की सुसंगति, इसमें 2 चैप्टर है जो है, ठीक है ना, पहला दूसरा, तथ्यों की सुसंगत से है। ये धारा 1 से लेकर धारा 55 तक है। अध्याय 2 जो सबूत से है, ठीक है।
अध्याय 3 से 6 तक है ये, धारा 56 से 100 तक। अध्याय 3 है, सॉरी अध्याय 3 जो है यानी भाग 3, सॉरी भाग 3 जो है अध्याय 7 और 11 है इसमें, ठीक है। और धारा 101 से धारा 167 तक जो है इसमें बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो अब चलिए आते हैं धारा 1 पर, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ बता दूं आपको, एक केस था पंजाब, थोड़ा सा मैं आपको भूमिका बना दूं। पंजाब राज्य बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह, सोढ़ी सुखदेव सिंह, ठीक है, पंजाब राज्य बनाम सोढ़ी सुखदेव सिंह। तो इसमें यह कहा गया कि ये जो केस आया था 1961 में आया था, ठीक है ना। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा के निर्वचन में यदि उसके एक्सप्लेनेशन में, निर्वचन का मतलब एक्सप्लेनेशन के संबंध में किसी संदेह या संदिग्धता की दशा हो तो उसका सही अर्थ जानने के लिए हमें जो है कॉमन लॉ यानी कि अंग्रेजी की जो विधि है सहायता ली जा सकती है, आंग्ल विधि की जो है सहायता ली जा सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 1 का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। साक्ष्य अधिनियम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवा, अब तो ये हट गया, इस लाइन को हटा दीजिए, संपूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष, किसी भी न्यायालय में या के समक्ष जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, ठीक है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और इंडियन नेवी यानी कि भारत की तीनों सेनाएं या एयरफोर्स, ठीक है, के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आर्मी के जो भी न्यायालय हैं उस पर लागू नहीं होगा, अन्य न्यायालयों पर लागू होगा। किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों, ठीक है, और न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होंगे। तो साक्ष्य अधिनियम जो है शपथ पत्रों पर लागू नहीं होगा, एफिडेविट पर जो है लागू नहीं होगा जब तक यह आदेश आर्डर 19, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे आर्डर 19 नियम 1, ठीक है, ऑर्डर 19 रूल 1 और 2 के अधीन आदेश न किया गया हो, आदेश पारित न किया गया हो, तब तक जो है शपथ पत्र पर लागू नहीं होगा। तो सामान्य भाषा में जानिए कि शपथ पत्रों पर यह लागू नहीं होगा, मध्यस्थों की कार्रवाई ट्रिब्यूनल पर यह लागू नहीं होगा, ठीक है, और आर्मी कोर्ट जितने भी हैं उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। और यह सितंबर के प्रथम दिन प्रवृत्त हो रहा है, यहाँ देखिए लिख दिया है सितंबर, 1 सितंबर को जो है ये लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 2 जो है निरसित कर दिया गया है। धारा 3 है निर्वचन खंड। निर्वचन का मतलब होता है परिभाषा। निर्वचन खंड इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। तत्प्रतिकूल आशय मतलब जब तक कि इसके खिलाफ आशय प्रतीत न हो, इसके विरोध में न कही गई हो। न्यायालय, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ के सिवाय, यहाँ देखिए मध्यस्थ के सिवाय, मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, ठीक है ना। वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए जितने भी व्यक्ति आते हैं उसको न्यायालय के अंतर्गत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है। तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है। पहला, कोई वस्तुओं की अवस्था, ठीक है ना। वस्तुओं की अवस्था का मतलब वो बिखरी हुई है कि सीधी पड़ी हुई, तिरछी पड़ी हुई है, किस अवस्था में पड़ी हुई थी,
ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये चाकू है, ठीक है ना। अब चाकू एक प्लेन होता है, अब इसे समझिए, एक चाकू प्लेन है, अगर हमने इससे किसी का कत्ल कर दिया तो इसमें जो है खून लग जाएगा, ठीक है। तो यह वस्तु की एक चाकू की किस अवस्था में, चाकू पे जो खून लगा था कि नहीं लगा था, ठीक है। या वस्तुओं के संबंध में इंद्रियों का बोधगम्य हो, या वस्तुओं के संबंध में इंद्रियों द्वारा, जो मनुष्य के पास 5 इंद्रिय दी गई है, उसके द्वारा जो भी बोध हो, उसके द्वारा जो भी ज्ञान हो, ठीक है। दूसरा, मानसिक दशा जिसकी भान किसी व्यक्ति को हो। मानसिक दशा, मान लीजिए मानसिक दशा यहाँ समझिए आप, तो यहाँ पे इस परिभाषा को देखने पर यह पता चलता है कि तथ्य 2 प्रकार के हैं, पहला और दूसरा। मानसिक दशा जिसकी भान किसी व्यक्ति को हो, जैसे मैंने किसी का, जैसे एक आदमी है, ठीक है ना, और एक आदमी ये है। अब इस आदमी ने जो है किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है ना। तो अब इस आदमी ने, ए ने जो है बी का कत्ल कर दिया चाकू से, तो अब बी जो है घबरा रहा है, परेशान है, भाग रहा है, ठीक है। तो अब हमने उसको देखा, उसकी मानसिक दशा क्या है, जिसका भान किसी व्यक्ति को, हमने देखा कि बहुत पसीना पसीना तरबतर है, बिखरे हुए बाल के साथ भाग रहा है, या फटे हुए कपड़े के साथ गुत्थम, दोनों व्यक्तियों में गुत्थम गुत्था हुई और वो भाग रहा है, ठीक है। तो अब हमको उसका भान हुआ कि जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो ये भान हमारे लिए है, यानी कि जो थर्ड पार्टी देखेगा उसके लिए है, ठीक है ना। जो भाई ए और बी में झगड़ा हुआ और बी जो है कत्ल करके भाग रहा है, ठीक है, और सी ने इनको देखा, बी को देखा, यानी कि ये जो मानसिक दशा बताया जा रहा है, ये तीसरे आदमी के लिए बताया जा रहा है। दृष्टांतों को देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है, ठीक है, यह एक तथ्य है। जैसे अब इसको समझिए, जैसे मान के चलिए एक आदमी, जैसे एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पर है। अब इसका कत्ल, ये ए है और ये बी है। बी ने इसका कत्ल जो है बालकनी में किया, ए का, लेकिन अब ये आदमी जब इसके घर में, ए के घर में घुसा बी, तो यह किचन में काम कर रहा था या काम कर रही थी, किचन के सारे बर्तन गिर गए, बिखर गए, गुत्थम गुत्था हुई, लेकिन इसका कत्ल किया गया बरामदे में। तो यह पता चलेगा कि इससे जो है पूरे घर में जो है किचन में गुत्थम गुत्था होती, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ साक्ष्य जो है मिल जाए। किचन में जो मारपीट हुआ इस ए के साथ, हो सकता है वहाँ से भी साक्ष्य मिल जाए। इसलिए यह बताया गया है, किसी अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। सारे बर्तन गिर गए, बिखर गए, फूट गए, तो वह भी एक तथ्य है, वहाँ से भी हमको कुछ मिल सकता है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है, ठीक है। यह कि किसी मनुष्य ने सुना या देखा, यह एक तथ्य है। मान के चलिए एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, ठीक है ना। बी ने ए का कत्ल किया, ठीक है, बी ने ए का कत्ल किया। अब बी जो है किसी शराब खाने में जाता है और डींगे हाँकता है कि मैंने ए को मारा, ये किया, वो किया, उसके साथ उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैंने उस बात को सुना तो मैं गवाही दे ही सकता हूँ, या हमने देखा किसी के घर में, मुझे या किसी के माध्यम से मैंने देखा, दूरबीन के माध्यम से, या हम जा रहे हों, मैंने कहीं उसकी आवाज़ सुनी। मान लीजिए ए का जो घर है वो किसी सड़क के किनारे है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैंने सुनी और देखा, ठीक है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक तथ्य कहे, यह एक तथ्य, कहना भी एक तथ्य माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये समझिए कि आप एक पुलिस, इसको समझने के लिए आप ये एविडेंस एक्ट को समझने के लिए आप समझिए कि आप एक पुलिस हैं, ठीक है ना। आप एक पुलिस ऑफिसर है, तभी आप इसको समझ पाएंगे एविडेंस एक्ट को, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना एक काम पुलिस का होता है। इसको पढ़िए मत, इसको समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि घ
यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था या तथ्य है। ठीक है, अब ये जो आप दृष्टांत पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, ए एक आदमी है और बी जो है एक औरत है, ठीक है ना, बी जो है एक औरत है और यह जो है प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। ठीक है ना, हम दोनों जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बी जो है एक प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है, वैश्यावृत्ति का धंधा करती है, तो हमारी राय उसके बारे में कैसी होगी? ठीक है ना, अमुक आशा हमारा क्या होगा? ठीक है, सद्भावपूर्वक एक कपट का कार्य करता है, चाहे जैसे सद्भावपूर्वक एक कपट का काम कार्य करता है, जैसे कोई बनिया है कपट का पूर्व काम करता है कुछ भी, या किसी विशिष्ट शब्द में को विशिष्ट भाव से प्रयोग करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव से प्रयोग करता है। ठीक है ना, अब जैसे इसको आप समझिए एक दूसरे ढंग से, हाँ, जैसे अब कोई आदमी खूबसूरत हो तो हम कहते हैं कि कितने दिन तक खूबसूरत रहेगा। जैसे मान के चलिए कि एक औरत है, ठीक है, एक औरत है, ठीक है, और मैं हूँ, और बी एक पुरुष है, बी एक पुरुष है, ठीक है ना, बी एक पुरुष है, तो मैंने जो कि ए जो है एक औरत है, एक औरत जो है ये, ठीक है, ये औरत है, और मैंने कहा कि चूँकि ए बहुत खूबसूरत है, मैंने ये कहा कि ए कितने दिन तक खूबसूरत रहेगी। मैंने कहा अपने दोस्त से कि कितने दिन तक यार खूबसूरत रहेगी, इसकी जवानी ढल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये शब्द किस सेंस में कहा, इसमें आप अगर मैं कहूँ कि कितने दिन तक खूबसूरत रहेगी, हाँ, तो इसमें एक जलन की भावना है। जो मैं कह रहा हूँ कितने दिन तक खूबसूरत रहेगी, इसमें एक जलन की भावना है या उससे द्वेष की भावना है। ठीक है, तो किस उद्देश्य से कह रहा हूँ इसका भी एक इम्पैक्ट, एक असर पड़ता है। या किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था। विनिर्दिष्ट माने किसी खास समय, विनिर्दिष्ट का मतलब होता खास समय में था, एक तथ्य है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। या कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति एक तथ्य है। मनुष्य की अमुक ख्याति जो है, जैसे कोई आदमी हमारे गांव मोहल्ले में बहुत दानवीर हो, धर्मात्मा पुनीत आदमी हो, तो उसकी ख्याति भी एक तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुसंगत, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह उस दूसरे तथ्य से सुसंगत हो। ठीक है ना, यानी तथ्य का सुसंगत, कोई भी तथ्य सुसंगत कब कहा जाएगा, इस बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह अक्सर फंसाने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विवाद्यक तक सुसंगत तथ्य, ठीक है। अब सुसंगत तथ्य क्या है, इसके बारे में आप समझिए हमसे। तो सुसंगतता को आप यहाँ से समझिए। सुसंगतता का एक सिंपल सा शब्द है रिलेशन, ठीक है ना। सुसंगतता का एक सिंपल सा शब्द है रिलेशन। रिलेशन क्या है, ठीक है ना। रिलेशन कहाँ पे बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, यह धारा 6 से 55 तक, ठीक है ना। धारा 6 से 55 तक जो है ये बताया गया है, ठीक है ना। सुसंगत, यहाँ देखिए, तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है। तो एक कहाँ बताया गया है, अधिनियम की धारा 6 से लेकर 15 तक की धाराओं में सुसंगतता के संबंध में प्रावधान है। 6 से लेकर के 55 तक सुसंगतता के संबंध में जो है प्रावधान है, ठीक है। सुसंगत किसे कहते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब जैसे एक बाप है, ए जो है एक बाप है या पिता है, ये जो है एक पिता है,
और ये इसका बच्चा है, ठीक है ना। अब ये इसका बच्चा है कि नहीं, ये सुसंगतता का प्रश्न आएगा जब इसको साबित किया जाएगा, ठीक है ना। या जब इसको जो है ग्राह्य बनाया जाता है, धारा 131 से लेकर के, सॉरी धारा 121 से लेकर के 130 तक जो है, ठीक है ना, 121 से लेकर के 121 से 130 तक जो है सुसंगत तथ्यों को ग्राह्य माना जाता है, जबकि जो है धारा 121 से 130 तक अपवादिक दशाएं हैं जो सुसंगत होते हुए भी ग्राह्य नहीं होती हैं। इसमें जो है कुछ अपवादिक दशाएं हैं जो सुसंगत होते हुए भी ग्राह्य नहीं है। तो सुसंगतता को हम आपको थोड़ा बाद में समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुसंगतता का मतलब समझिए कि रिलेशन, को रिलेशन जो है उनका, किसी भी दो तथ्यों के बीच जो संबंध है उसको सुसंगतता कहते हैं। विवादक तथ्य से ऐसे तथ्य अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत आता है। विवाद्य तथ्य ऐसे तथ्य अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत आता है। ऐसी कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से, ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, या अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, अन्य तथ्यों के साथ, संसर्ग का मतलब साथ, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, तीन चीजें विवादित तथ्य के अंतर्गत, तीन चीजें, अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान, ठीक है ना। प्रत्याख्यान का मतलब होता है विपरीत, किसी चीज को प्रख्यान करना मतलब का आप समझिए कि प्रख्यान का मतलब होता है उसका मानना, या प्रत्याख्यान का मतलब उसका विरोध, ऐसे समझ लीजिए आप। अस्तित्व उसका होना, अनस्तित्व उसका न होना, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है, ठीक है। तो अब विवादित तथ्य क्या है, विवाद्यक तथ्य क्या है। अब सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि विवादक तथ्य किसे कहते हैं। ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के मध्य विवाद का विषय होते हैं, ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के मध्य विवाद का विषय है, ठीक है ना। ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के मध्य विवाद के विषय हैं और साथ ही साथ किसी दावे में अन्वेषण हेतु, किसी दावे में अन्वेषण हेतु अभिप्रेत करते हैं, किसी दावे में अन्वेषण की जो है आवश्यकता को बताते हैं, विवादक तथ्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे जो हैं विवादक तथ्य कहलाते हैं। यह ऐसे विषय हैं जिनके अस्तित्व और अनस्तित्व पर, यह ऐसे जो है विवादक तथ्य एक ऐसे विषय होते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है, जिनके अस्तित्व और अनिस्तित्व पर वादी या प्रतिवादी का अधिकार और दायित्व निर्भर होता है। वादी और प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। प्रकृति माने वही अधिकार और दायित्व। अस्तित्व और अनिस्तित्व, वादी इसके इनके जो है इसके ऐसे विषय होते हैं जिनके अस्तित्व व अनिस्तित्व पर वादी या प्रतिवादी के अधिकार और दायित्व का निर्धारण होता है, उसको विवादक तत्व कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये बता दूं कि विवादक तत्व जानने की कसौटी क्या है। विवादक तत्व जो है, विवादक तत्व जो है जानने की क्या, या तथ्य या तत्व जो भी कह लीजिए, जानने की क्या कसौटी है, क्या कसौटी है, ठीक है, क्या कसौटी है। इसमें मात्र दो कसौटी है। पहला, तथ्य पक्षकारों के मध्य विवादित हो, तथ्य जो है पक्षकारों के मध्य जो है विवादित हो, दो पक्षकार जो हैं, ठीक है ना, उनके मध्य जो है विवादित हो। जैसे पक्ष विपक्ष के मध्य दो पक्षकार होते, एक केस करता है, दूसरा उसको डिपेंड करता है, तो इनके मध्य विवादित हो। और दूसरा, संबंधित तथ्य इतना सारयुक्त हो, जो संबंधित तथ्य है, जो ये विवादित तथ्य का मतलब संबंधित तथ्य इतना सारयुक्त हो कि उसके निर्धारण से पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व का सृजन हो, ठीक है ना। वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसके अगर वो जो विवादक तथ्य है वो इतना महत्वपूर्ण हो कि उनके जब उसका डिसाइड हो
तो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का सृजन से उस पता चले कि पक्षकार का क्या अधिकार है, क्या दायित्व है। ठीक है ना। अब भाई हमारा खेत है, हमने कब्जा कर रखा है किसी पर, मान के चलिए हमारा एक खेत है, हमने मान लीजिए एक का खेत है, अब बी ने इस खेत पर जो है कब्जा कर लिया है। ठीक है। अब ये डिसाइड होता है तो इसका अधिकार अब बी के पक्ष में डिसाइड होता है। खेत है ए का, ए ने इस पर कब्जा, बी का खेत है, ए ने इस पर कब्जा कर रखा है, बी का खेत है, ए ने इस पर कब्जा कर रखा है। अब डिसाइड होता है कि जो है बी जो है इसका ऑनर है, असली ऑनर है, इससे जो है हमारा जो अधिकार जो है इस खेत पर बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण। जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल न्यायालय से संबंधित किसी तथ्य समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, उसको फाइल करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य। ठीक है ना। प्रख्यान करिए या प्रत्याख्यान करिए। दृष्टांत। चलिए दृष्टांत हम देखते हैं। क की हत्या क अभियुक्त, ख की हत्या हुई। ठीक है ना। अब इससे समझिए ख की हत्या हो चुकी है, बी है और ये है, ए ने जो है चाकू से जो है बी की हत्या कर दी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उठेंगे। उक्त विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। यह कि क ने ख की हत्या कारित की, ए ने जो है बी को मार दिया। यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, उसका आशय भी था कि बी को मार देना है। यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। ठीक है ना। यह कि ख की मृत्यु, गंभीर और अचानक प्रकोपन का मतलब होता है गुस्सा दिला दिया। गंभीर और अचानक प्रकोपन का अर्थ होता है गुस्सा दिला दिया। ठीक है ना। यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। चित्त विकृत का मतलब होता है जब उसका मन जो है विकृत हो जाए, मस्तिष्क जो है, चित्त माने होता है मस्तिष्क, उसका दिमाग जब खराब हो जाए, पागलपन का दौरा हो जाए तो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज, अभिलेख। दस्तावेज से कोई भी ऐसा विषय अभिप्रेत है जिससे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सके। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसकी किसी पदार्थ पर, मान लीजिए ये पत्थर है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए ये पत्थर है, ए है, ये बी है। बी ने चाकू से इसकी हत्या कर दी। बी ने जो है चाकू से ए की हत्या कर दी। इसमें थोड़ा बहुत जान बचा हुआ है, ए में थोड़ा बहुत जान बचा हुआ। इसने क्या किया, इस पत्थर पर जो है बी का नाम पता अपना लिख दिया, थोड़ा बहुत ऐसा संकेत कर दिया कि जिससे जो है यह पता चले कि हमारी हत्या बी ने की है। इस पत्थर पर जो है इसने लिख दिया, तो यह पत्थर जो है एक दस्तावेज बन जाएगा। ठीक है। पत्थर जो है एक दस्तावेज है। इसको न्यायालय में भले न प्रस्तुत किया जा सके, लेकिन इसकी फोटो वीडियो क्लिप बना करके न्यायालय को दिखाया जा सकता है। अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से, अंकों के द्वारा या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से, अब जैसे मान लीजिए मैंने बी का नाम न लिख पाया, बी का पता लिख दिया। ठीक है ना। इससे भी, या कोई ऐसा मार्क बना दिया जिससे बी को पहचाना जा सके, या उनमें से एक या अनधिक साधनों द्वारा। ठीक है ना। उनमें से एक या अधिक, या बी के जो बी ने हत्या की
पत्थर पे मैंने लिखा है, कुछ उसका डॉक्यूमेंट भी नीचे गिर गया, उसका भी एक दस्तावेज बन गया। अभिव्यक्त या वर्णित किया जा सके उन विषयों के अभिलेख के प्रयोजन के उपयोग के लिए आशायित हो और उपयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेख दस्तावेज है, अब यहाँ बताया गया है लेख दस्तावेज है। लेख दस्तावेज है मतलब ये जो कापी किताब है, जो फाइल होती है, ये दस्तावेज है, चाहे पुस्तक हो कुछ भी हो, दस्तावेज है ये। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो शब्द दस्तावेज है। कोई छपा हुआ चीज़ हो, शिला मुद्रित, शिला का मतलब होता पत्थर, ठीक है ना, सब दस्तावेज है। या फोटो शब्द, फोटो चित्र शब्द भी दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांकन दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांकन जो है वो भी दस्तावेज है, ठीक है ना। अब रेखांकन का मतलब क्या, कोई ऐसा विशेष चिन्ह हमने बना दिया, रेखांकित कर दिया, ठीक है ना, वो भी एक दस्तावेज है। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। धातुपट का मतलब आप देखते होंगे पहले ज़माने में जो है ये क्योंकि 1872 का एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है उस समय लोगों के पास बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह ना हो, लेकिन धातुपट में जो लोहे पर लोग कुछ अंकित किया करते थे, ठीक है, जैसे सुनार आज भी बनाते हैं तो कुछ हॉलमार्क लगा देते हैं सोने के गहने पर, तो वो भी एक धातु, सोना भी एक धातु है। जैसे कोई स्टील का बर्तन बनाता है तो लिख देता है SK कंपनी या फला कंपनी, या अपनी दुकान का नाम लिखवा देता है उस बर्तन पर। स्टील के बर्तन जो नहीं आते हैं बना देते हैं। उपहंसांकन दस्तावेज, ठीक है ना, उपहंसांकन दस्तावेज यह भी एक जो है दस्तावेज। अब ये उपहंसांकन दस्तावेज का मतलब होता है जो ऐसे आप देखते होंगे कार्टून बनाया जाता है जो हंसी मजाक चित्र वाले जो होते हैं, ठीक है, जैसे शार्ली एब्दो का बनाया गया हंसी मजाक वाले, जिसमें यहाँ पे गोली चल गई थी फ्रांस में। ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं जो हंसी मजाक के होते हैं, वो भी सब एक दस्तावेज होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य, साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। क्या क्या आता है, दो चीजें आती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो चीजें आती हैं। वे सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है ना। अब मौखिक साक्ष्य जो हमेशा न्यायालय में दिया जाता है, बाहर नहीं दिया जाएगा। मौखिक साक्ष्य जो है हमेशा जो है वह न्यायालय में दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। मौखिक कथन हमेशा याद रखिए कि मौखिक कथन या मौखिक साक्ष्य जो है वह न्यायालय में जज के सम्मुख आके दिया जाता है। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, ठीक है, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है, ऐसी दस्तावेज साक्ष्य कहलाती है, ठीक है ना। जिनके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है, जो कि अभी संशोधन किया गया था 2005 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संबंध में। 2002 के शायद 2002 में भी आया था, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा 2002 में संशोधन हुआ है या 2005 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक दस्तावेजी, सॉरी एक मौखिक, ये यहाँ पे मौखिक है, और यहाँ पे जो है दस्तावेज के संबंध में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबित हुई, देखिए इस चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। साबित नासाबित साबित नहीं हुआ। साबित, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, कोई तथ्य जो है वह साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात। साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय के समक्ष जो कोई भी चीज़ आता है उस पर विचार करने के बाद, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ विचार करने के बाद लिखा हुआ है। विचार करने के बाद या पश्चात, या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व से इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले में परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति को इस
अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि वह तत्व उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, अब जैसे समझिए कैसे, मान के चलिए, अब इसको मैं बता दूं कैसे। मान के चलिए ये है ए, ये है बी, बी ने एक चाकू से ए की जो है हत्या कर दी। बी ने एक चाकू से जो है ए की हत्या कर दी। यह चाकू जो है न्यायालय के समक्ष गया, क्योंकि जिस चाकू से हत्या की उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका एक चरित्र होता है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना अंदर तक घाव कर सकता है। ये सब फॉरेंसिक जांच का विषय है। ठीक है, तो न्यायालय के समक्ष गया विचार करने के लिए कि इसी चाकू से जो है साहब हत्या हुई है। तो या तो यह चाकू साबित होगा कि इसी चाकू से हत्या हुई है, या तो यह ना साबित हो जाएगा, साबित नहीं होगा कि इस चाकू से हत्या नहीं हुई है। इन दोनों, इस चाकू से हत्या हुई है कि इस चाकू से हत्या नहीं हुई है, ठीक है ना, यह दोनों विषय निश्चित होने चाहिए। या तो चाकू से हत्या हो गई, ठीक है, या तो चाकू से हत्या हो गई, इस बात यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कार्य, इस प्रज्ञावान मनुष्य को इस अनुमान के साथ कार्य करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व है। यहाँ तो चाकू से हत्या हुई, इस बात का अस्तित्व है। इस चाकू से हत्या नहीं हुई, इस बात का भी अस्तित्व है। ठीक है ना, यानी कि निश्चित हो जानी चाहिए बात को। हत्या हुई इस चाकू से कि इस चाकू से हत्या नहीं, इन दोनों के बीच जो है निश्चितता पैदा हो जानी चाहिए, तब जो है मामला आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना साबित, अब आते हैं ना साबित पर। कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है, ना साबित हुआ कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, कोई भी तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विचार करने के पश्चात इस पर भी विचार करेगा, या तो विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य बना दे, या अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान मनुष्य इस बात पर कार्य करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं। जैसे मान लीजिए ए है, ए की हत्या हुई बी के द्वारा, बी के द्वारा ए की हत्या कर दी गई चाकू से। ठीक है, अब ए जो रहता है दिल्ली में, ए दिल्ली में रहता है, अब बी रहता है बंबई में। अब एक ऐसा परिस्थिति आता है कि बी कहता है साहब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मान लीजिए इसका कत्ल हुआ 11 बजे, ए का कत्ल हुआ 11 बजे रात में, और बी यह साबित कर देता है कि मैं जो है 10:30 बजे तक बम्बई में था। बी एक साबित कर देता है कि 10:30 बजे तक जो है वो बम्बई में था। तो इस बात का पूरा पुख्ता सबूत है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जो है आधे घंटे में बम्बई से दिल्ली नहीं जा पाएगा। तो यह बात ना साबित हो गई कि बी ने जो है एक कत्ल नहीं किया। ठीक है, इस संबंध में आप समझिए ऐसे, ठीक है ना, कि इतना अधिसंभाव है कि वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि उस विशिष्ट मामले परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, यह संभव नहीं है कि जो है बी जो है आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाए। इसका मतलब आप ऐसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। साबित नहीं हुआ, ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब ना तो साबित हुआ है और ना ही न साबित। जब ना तो साबित किया गया है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ना तो मैंने इसको कोर्ट में साबित करना चाहा, आप ऐसे समझिए, ना तो कोर्ट में मैंने उसको ना साबित करना चाहा, और ना साबित हुआ।
और ना ही इसे साबित हो पाया। यह तथ्य ना तो मैंने कोर्ट में ना साबित करना चाहा, ना तो ना साबित हो गया हो, न तो साबित हो गया हो, वह ना तो साबित हो गया हो और न साबित हो। ठीक है ना। यदि आप दूसरे ढंग से समझना चाहें इसको, ये साबित नहीं हुआ। ठीक है ना। यदि आप इसको दूसरे ढंग से समझना चाहें, यदि आपको हमारी पहली वाली बात न समझ में आई हो तो आप बता दे रहे हैं, अब हम आपको बता दे रहे हैं पूरी बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। साबित नहीं हुआ, ये जो शब्द लिखा हुआ है साबित नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अगर यदि हम इसको यहाँ रख दें, यहाँ पर, यहाँ इसके बीच में लिख दें साबित नहीं हुआ, तो एक यह ऐसी स्थिति है साबित और न साबित के बीच की स्थिति है। साबित नहीं हुआ साबित और न साबित के मध्य की अवस्था का गोतक है या उसके बीच की स्थिति है। ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर लिख दें इसको साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, तो साबित नहीं हुआ साबित और न साबित के बीच की स्थिति है। जब व्यक्ति स्पष्टतया नहीं कह पाता, जब व्यक्ति साफ साफ नहीं कह पाता या नहीं कह सकता कि मामले की स्थिति क्या है, यह पद दोनों की मध्य की स्थिति है। ठीक है ना। यह झूलता हुआ शब्द है, यह दोनों के मध्य झूल रहा है, डोल रहा है। इस पद का जो है, इस वाक्य का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं नहीं हुआ है। इस पद का जो वाक्य, ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये वाला सिर्फ यहीं लिखा हुआ है, इसके बाद कहीं लिखा हुआ नहीं है। किसी तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जब या तो न साबित किया गया हो और न साबित है। ठीक है। आप इतना समझिए, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें। बस इतना ही आप समझिए कि ये साबित नहीं हुआ साबित और ना साबित के बीच की स्थिति है। भारत तो ये देखिए, मैं कह रहा था ना 2005 या 2000 में, तो ये देखिए यहाँ परिवर्तन हुआ है सन 2000 में। चलिए, उपधारणा कर सकेगा, धारा 4 है, महत्वपूर्ण धारा ये भी है, धारा 4 है। उपधारणा कर सकेगा जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि, ठीक है, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। ठीक है ना। यदि न्यायालय यह करे कि उपधारणा कर सकेगा तो उस तथ्य को यह मान लेगा कि न्यायालय यह साबित हो गया है। और यदि जब तक न साबित न कर दिया जाता है उसके सबूत की मांग करेगा। जैसे सीधे सीधे बात समझिए, अब मैं बता दूं आपको, जैसे ए है, ए ने जो है कत्ल कर दिया बी का, यहाँ मर्डर हो गया, ए ने जो है कत्ल किया बी का। अब ठीक है, बी का कत्ल कर दिया, अब यह न्यायालय में गया, ए जो है न्यायालय में गया, ए न्यायालय में गया, कोर्ट में चला गया, यह कोर्ट में गया, कोर्ट में इसने जज से कहा कि साहब मैंने साबित कर लिया, मैंने कत्ल कर दिया। जज ने कहा कि ए ने कहा कि मैंने जो है कत्ल कर दिया, मैंने जो है बी को खून किया, मैंने बी को मारा। ठीक है ना। तो जज कहेगा कि, जज हम मान के चलेगा कि ए ने जो है कत्ल नहीं किया, ए ने जो है कत्ल नहीं किया। क्यों मानेगा? हो सकता है कि एक किसी दबाव में, किसी भारी प्रेशर में ऐसा कह रहा हो। तो जज जो है न्यायाधीश ये कहेगा कि ए ने जो है कत्ल नहीं किया है। जब तक ए के खिलाफ साबित न, ए के खिलाफ या ए के खिलाफ साबित न कर दिया जाए कि ए ने ही कत्ल किया है, तब तक जो है न्यायालय इसको निर्दोष मानेगी। ठीक है ना। यह उदाहरणा है, यह उदाहरणा न्यायालय कर लेगी कि ए ने जो है कत्ल नहीं किया है, जब तक इसके खिलाफ साबित न कर दिया जाए। ठीक है ना। जब तक ए को दोषी न करार कर दिया जाए तब तक जो है न्यायालय इसको उपधारणा करेगी ए जो है कत्ल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। उपधारणा करेगा, ये है, हमने बता दिया उपधारणा कर सकेगा। अब बता रहे हैं उपधारणा करेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, और जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता,
ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जिन जिन धाराओं में या जिन जिन धाराओं में लिखा हुआ है उपधारणा करेगा शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ ऐसी विधि की उपधारणाएं हैं जिनका खंडन किया जा सकता है। ऐसी विधि की उपधारणाएं जिनका खंडन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक तथ्य को साबित होने पर दूसरे तथ्य के बारे में उपधारणा न्यायालय करेगा या कर सकेगा, परंतु दूसरा पक्षकार साक्ष्य देकर उसका खंडन कर सकता है। जब तक कि उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता, न्यायालय ऐसे तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य के बारे में उपधारणा के लिए बाध्य है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब तक उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता, जो न्यायालय ने जो भी उपधारणा किया है, ठीक है ना, जैसे किसी चाकू से किसी की हत्या हो गई है या किसी ने किसी का रेप किया है, तो जब तक उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता, ठीक है, न्यायालय एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य के बारे में उपधारणा के लिए बाध्य है। तो उपधारणाएं बहुत प्रकार की होती है, एक ही केस में बहुत सारी उपधारणाएं हो सकती हैं। तो इस अधिनियम की धारा 79 से 85, 79 से 79 से 79 से 1 मिनट 79 से 85, ठीक है, और 89 और 105, 89 और 105 वर्णन है इसका। चलिए, निश्चायक सबूत क्या है? जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, यहां देखिए लिखा हुआ है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं दी होगा। जब एक तथ्य साबित हो जाता है, ठीक है, वाद विवाद, बहस में, तर्क में, जिरह में जब साबित हो जाता है, तो उसको नासाबित करने के लिए जो है न्यायालय जो है अनुज्ञा नहीं देगा। इससे जो है क्यों नहीं देगा? कारण यह है कि इससे जो है न्याय बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है एविडेंस एक्ट का धारा 41, 112 और धारा 113 और आईपीसी का 82 जो है यह निश्चायक सबूत से संबंधित धारा है। ठीक है, इसको यदि आप साधारण भाषा में समझें तो निश्चायक सबूत का अर्थ यह है कि कोई तथ्य किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, तो इसका अर्थ यह होगा कि एक तथ्य को सिद्ध करने पर दूसरे तथ्य स्वयं प्रमाणित हुआ मान लिया जाएगा। यदि आप एक तथ्य को सही साबित कर सकते हैं तो दूसरा तथ्य जो है अपने आप साबित हुआ या प्रमाणित हुआ मान लिया जाएगा, और ऐसे तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, जो दूसरा वाला है उसको जो है प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से समझ, जैसे ए है, ए और बी है, और इसके साथ एक बच्चा भी है। ठीक है ना, या इसके पेट में एक बच्चा भी है। तो आप ये समझिए, यदि यह साबित हो जाता है कि ए और बी दोनों पति पत्नी हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि बच्चा जो है ए बी का है। अब ये बच्चा है कि नहीं है, इसके बारे में अगर यह साबित हो जाता है कि ए बी पति पत्नी है, अब बच्चे के संबंध में कोई उपधारणा नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि बच्चा जो है ए बी का है। ठीक है ना। तो इसके संबंध में जो है बच्चे के संबंध में कोई अलग से सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो सेशन यहीं तक है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोग पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद।